नमस्कार। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम का आकलन विषय जो बीएड और शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत औपचारिक और योगात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवल्यूशन का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम तीन चीज़ें देखेंगे। आमतौर पर इस टॉपिक पर दो ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला, अधिगम का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है। दूसरा, अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। और तीसरा, अधिगम के रूप में आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। शुरू करने से पहले बहुत थोड़ा सा बता दूं, अधिगम का आकलन नॉर्मली समेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये किसी भी पाठ्यक्रम के अंत में होता है, मतलब सत्रांत परीक्षाएं जिसको कहते हैं। और समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो औपचारिक मूल्यांकन होता है, जो बीच सत्र में लिया जाता है। जैसे कक्षा परख लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, टर्म एग्ज़ाम होते हैं जो 3-3 महीने में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, वो ये सब चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। और अधिगम के रूप में आकलन का मतलब है कि हमको खुद का आकलन किस प्रकार से करना है, ये वहाँ पर हमको देखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। औपचारिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम का आकलन। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अधिगम का आकलन किसी भी पाठ्यक्रम के संपूर्ण होने के पश्चात लिया जाने वाला जो परीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है, वो अधिगम के आकलन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि बच्चे ने सत्र पर्यंत जो सीखा है उसका आकलन करना। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये एक सार्वजनिक परीक्षा होती है, जिसमें छात्रों का अधिगम की व्याख्या शब्दों में या प्रतीकों के रूप में कर दी जाती है या अंकों के रूप में कर दी जाती है कि बच्चे ने इतने में से इतने अंक प्राप्त किए या ये ग्रेड प्राप्त की या अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे कोई शब्दों के माध्यम से उसकी व्याख्या कर दी जाती है। यह अक्सर विद्यार्थियों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता है। मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लियर करता है तो उसका जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, जो फाइनल परीक्षा होगी जिसको बोर्ड एग्जाम भी कहते हैं, उसके आधार, उसमें जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि इसको कक्षा 11 में कौन सा विषय दिलाया जाए या किस क्षेत्र में ये अपना भविष्य बना सकता है, ये निर्धारित होता है। तो आमतौर पर सभी जो सत्रांत परीक्षाएं होती हैं वो आगे की कक्षाओं के लिए निर्णय लेने में सहायक होती हैं कि इसको यहाँ तक आता है और ये अब इतना और आगे इसकी कैपेसिटीज़ ये हैं और ये चीज़ें सीख सकता है, या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें इसको समस्याएं आती हैं और आगे जाके और ज़्यादा समस्याएं ना आए, इसलिए अच्छा है कि उन सब्जेक्ट्स को भी छोड़ दिया जाए। ये तब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अधिगम के आकलन का माप और उसमें के अंतर्निहित जो तर्क विश्वसनीय और रक्षात्मक होते हैं। यानी कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम अगर होता है या यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इंटरनल एग्ज़ाम का रोल बहुत कम होता है। टीचर बायस नहीं हो पाता है, टीचर सब्जेक्टिव नहीं हो पाता है उसमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है, अच्छा लीक प्रूफ होता है। और दूसरा, उसकी जो मार्किंग होती है वो भी किसी साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में दी जाती है। तो मार्किंग को आमतौर पर चुनौती नहीं दी जाती और उसमें जो प्राप्तांक आते हैं उसी के आधार पर बच्चे का अधिगम का जो स्तर है या समझने का जो उसका स्तर है उसके बारे में आइडिया लगा लिया जाता है। तो बहुत क्लियर अधिगम का आकलन यानी कि समेटिव एग्जाम यानी कि जो एग्जाम सत्र के अंत। तो जैसा मैंने बताया, अधिगम का आकलन जो होता है वो आमतौर पर योगात्मक प्रकृति का होता है। साल भर जो सत्र पर्यंत बच्चे ने जितना भी अपना अधिगम किया होता है उन सबका टोटल जो होता है इन परीक्षाओं के परीक्षा फल में प्रदर्शित किया जाता है और ज़्यादातर किसी कार्य के अंत में, कार्य की इकाई के अंत में करा जाता है। इस कारण इसको योगात्मक बोलते हैं। उससे पहले जितने भी छोटे छोटे आकलन सब किए गए थे उन सबका योग भी इसके साथ सम्मिलित होता है। और जैसे सत्रांत परीक्षाएं जिसका उदाहरण मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी है। ये माता पिता को भी उपलब्धि प्रमाण पत्र देता है कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो उसमें खुद कितने सफल हुए हैं। टीचर्स को भी देता है कि टीचर्स ने जो बच्चों को पढ़ाया है, टीचर्स कितने सफल हुए हैं। छात्रों को प्रमाणित करता है कि आपने जितना अध्ययन किया है उसके अधिगम में आप कितने सफल हुए हैं। और कई बार बाहरी समूहों को भी ये
दिशा निर्देश प्रदान करता है कि मान लीजिए बच्चा किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है, तो उसका जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं, उसके बेस पर वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को एडमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। कहीं जॉब भी लगता है तो जॉब भी उसके इस समेटिव एग्जाम के जो प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर दी जाती है। तो यहाँ ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि समेटिव एग्जाम को ही अधिगम का आकलन कहते हैं। उससे पहले वाले जो भी एग्जाम होते हैं उनको अधिगम का आकलन नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और नॉर्मली वो फॉर्मेटिव तरह होता है। अधिगम के आकलन में शिक्षक की क्या भूमिका है, और देखा जाए तो सर्वाधिक भूमिका शिक्षक की है। अधिगम का आकलन अगर वो सही प्रकार से नहीं किया गया तो बच्चे के भविष्य पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया तो बच्चे का भविष्य बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। शिक्षक के पास जितने भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित संदर्भ होते हैं, और जितने भी उसने उन जो अध्ययन अध्यापन कर रहा है, जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है, उसका वो भविष्य में कहीं अनुप्रयोग कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, या उसने खुद ने कहीं उनको अप्लाई किया है, उसके उसके जो साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर उसका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। उस अनुभव के आधार पर छात्र के अधिगम की सही और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। कि स्कूल में, विद्यालय में या विद्यालय से इतर शिक्षक अध्यापक ने जो क्षमा कीजिए विद्यार्थी ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी अधिगम किया है, उसका आज की स्थिति में स्टेटस क्या है। जब मैं ये परीक्षा ले रहा हूँ तो उसका स्टेटस क्या है। अगर उसका स्टेटस बहुत अच्छा है तो वो अच्छी रिपोर्टिंग देगा, स्टेटस खराब है तो खराब रिपोर्टिंग देगा। तो अधिगम का आकलन करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अब अगर वो प्रभावी अधिगम का आकलन करना चाहता है या अधिगम का प्रभावी आकलन करना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ बातों पर विशेष ध्यान दे। पहली, समय विशेष में अधिगम का विशिष्ट मूल्यांकन किया जा रहा है, इसके लिए तर्क दे। किसी भी तरह का जो अधिगम किया जाता है उसके लिए एक बहुत पूरी योजना बनाई जाती है। इतनी देर का एग्ज़ाम होगा, फला दिन लिया जाएगा, इतने समय प्रारंभ होगा, इतनी देर में बंद हो जाएगा, इतने प्रकार के उसमें प्रश्न होंगे। तो वो जिस समय एग्ज़ाम ले रहा है उसके लिए उसको तर्क देना चाहिए कि, और सबसे बड़ा तर्क तो यही होता है कि पाठ्यक्रम पूरी तरह से किया जा चुका है, पूर्ण किया जा चुका है, बच्चों ने अपनी सभी समस्याएं शिक्षक के साथ साझा कर ली हैं, उनका समाधान किया जा चुका है, और अब सही समय है कि इन्होंने जो सत्र पर्यंत अधिगम किया है उसका आकलन किया जा सके। अगर वो नहीं कर पाता है, जैसे अभी का ये हम उदाहरण में, कोरोना जो पीरियड चल रहा है पूरा, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पढ़ाया ही नहीं है तो परीक्षा कैसे ले सकते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि परीक्षा मत लो और सीधा अगली कक्षा में प्रमोट कर दो। ज़्यादातर जो फाइनल एग्जामिनेशन को छोड़ करके जो उससे पहले वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें बच्चों को प्रमोट कर भी दिया गया है। तो जब तक पढ़ाया नहीं तब तक मूल्यांकन नहीं ले सकते, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, और वो एक तर्क दे रहे हैं कि हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और हम अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभीष्ट अधिगम जो जो अधिगम लिया जाना चाहिए था, बच्चों में जो अधिगम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका स्पष्ट विवरण होता है। जो हम आमतौर पर लेसन प्लान जो बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसमें बहुत पहले हम डिसाइड कर लेते हैं शिक्षण उद्देश्यों में कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या अधिगम होगा, या बच्चों में कौन कौन सी खूबियाँ विकसित होंगी, कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन उनमें विकसित हो जाएंगे। तो वो विवरण उसके पास पूरा रहना चाहिए कि मैं जो अधिगम का आकलन कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से क्षेत्रों में आकलन करना है। ज्ञान के क्षेत्र में मुझे क्या आकलन करना है, बोध के में क्या करना है, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, जितने भी दूसरे शिक्षण उद्देश्य हैं उनके आधार पर मुझे किस चीज़ का आकलन करना है, उसका उसके पास पूरा विवरण होना चाहिए। नंबर 3, ऐसी प्रक्रियाएं जो छात्रों के लिए उनकी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन करना संभव बनाती हैं, ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए कि छात्र क्या करें, ऐसा क्या छात्रों से करवाया जाए या छात्रों से क्या पूछा जाए, कौन सी एक्टिविटी दी जाए जिससे छात्र अपनी क्षमताओं और कौशल का प्रदर्शन अच्छी तरह से बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इन 3 चीज़ों के अलावा
जो शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें शिक्षक की भूमिका होती है, वो होती है समान परिणामों के आकलन के लिए वैकल्पिक तंत्र की एक श्रृंखला बना लेनी चाहिए कि रेंज ऑफ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर असेसिंग द सेम आउटकम। एक जैसे आउटकम अगर हो, मान लीजिए एक परीक्षा उसने ले ली है, उसमें बच्चों के कुछ रैंक्स आए, कुछ ग्रेड्स आए हैं, उन ग्रेड्स को अगर दोबारा उनकी रिलायबिलिटी देखनी है कि वो उनकी सार्थक है या नहीं, तो उन्हीं परिणामों को प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार की परीक्षा लेना भी उसके पास विकल्प मौजूद होना चाहिए। उसको अपने विकल्प ऐसे तैयार रखने चाहिए। ये परीक्षा में सैद्धांतिक लूँगा, प्रायोगिक लूँगा, ऑनलाइन लूँगा, ऑफलाइन लूँगा, प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार का होगा, पहली बार मैं इस तरह से पूछूंगा, फिर उसी को क्रॉस चेक करने के लिए मैं दोबारा ऐसे पूछूंगा। आमतौर पर इनके लिए दो चीज़ें काम में ले ली जाती हैं, विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों में, कि पहले सैद्धांतिक परीक्षा ली जाती है, उसके बाद उसका प्रायोगिक मूल्यांकन भी किया जाता है, जिससे कि बच्चे के जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका व्यावहारिक जो उसको ज्ञान है या नहीं, ये भी उससे पता चल जाता है। दूसरा, निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक और रक्षात्मक संदर्भ बिंदु भी होने चाहिए कि जो वो निर्णय लेगा अपने अधिगम के आकलन के संदर्भ में, जो उसने अधिगम का आकलन किया और कुछ कॉपी चेक करी या बच्चे को उसने ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने निर्णय लिया कि बच्चे की इतनी ग्रेड आनी चाहिए, तो ग्रेड को वो सार्वजनिक रूप से जस्टिफाई कर सके कि मैंने ये जो ग्रेड है इसको इस प्रकार ली है, तो उसका रिकॉर्ड, जो एग्ज़ाम लिया है उसका रिकॉर्ड भी इस तरह से मेंटेन रखा जाए कि कभी भी उस पर कोई क्वेश्चन उठे तो उसको जस्टिफाई कर सके कि मैंने जो मूल्यांकन किया था या जो आकलन किया था, उस हिसाब से जो मैंने नियम निर्धारित किए थे उसके अकॉर्डिंग इस बच्चे का जो आकलन किया गया है वो सही है और सटीक है। साथ के साथ वो अपने निर्णय की रक्षा के लिए तर्क भी दे सके। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बायस होने का आरोप लग जाए या सब्जेक्टिव होने का आरोप लग जाए। तीसरा, व्याख्या के लिए उसके पास पारदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो अपने निर्णयों की जो व्याख्या करेगा, उसने जो आकलन किया है उसकी वो व्याख्या करेगा कि इस बच्चे को के इतने मार्क्स हैं और इस इन सब्जेक्ट्स में इसकी मास्टरी इन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है, तो उसके लिए उसका पारदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह से उसका खुद का जो आकलन है व्यक्तिगत, वो ना करके नियमों के आधार पर जो आकलन किया गया है वो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। एक और जो चीज़ शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए वह मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन कर देना चाहिए। बहुत पहले विद्यार्थियों को पता होना चाहिए हमारा मूल्यांकन होगा, उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का वेटेज कितना होगा, भारांक कितने होंगे, किस प्रश्न का उत्तर कितना लिखने पर कितने अंक प्राप्त होंगे, कितना छोड़ने पर कितना नुकसान होगा। आमतौर पर जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें पहले बता दिया जाता है कि गलत उत्तर का एक अंक काटा जाएगा और सही उत्तर के 3 अंक या 4 अंक कुछ भी मिलेंगे। इसी प्रकार उसको शिक्षक को प्रत्येक जो मूल्यांकन सार्वजनिक परीक्षा होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए, उसमें पहले से सारे नियम पता होने चाहिए। वो शिक्षक को खुद को पता होना चाहिए, विद्यालय मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, अभिभावकों को पता होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ताकि वह उतना ही लिखे जितना आवश्यक है। अन्यथा विद्यार्थी सोच नहीं पाता है कि मुझे किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। जब पहले से पूरा प्रक्रिया का निर्धारण हो चुका होता है तो विद्यार्थी अपने उत्तर को उतने ही शब्दों में समेटता है या उतने अधिक शब्दों में उनको विस्तार देता है जितना कि प्रश्न पत्र में आवश्यक बताया गया है। एक और ध्यान रखना चाहिए, निर्णयों के बारे में असहमति की स्थिति में पुनरावृत्ति के लिए रणनीति तय करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए बच्चा अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं है तो उसकी पुनरावृत्ति के लिए कोई रणनीति की परीक्षा दोबारा लेनी है या इसकी जो कॉपी है वो किसी और अध्यापक से चेक करवानी है या जो भी नया मैकेनिज्म उनको डेवलप करना है वो पहले से तय कर लेना चाहिए ताकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो सही प्रकार से भली भांति सार्थक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सके। आकलन जो जिसे मैंने बताया कि सत्र पर्यंत या पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद जो परीक्षा ली जाती है वो अधिगम का आकलन कहलाता है। नॉर्मली वो समेटिव असेसमेंट होता है। दूसरा जो हमारा आज का बिंदु है वो है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव एग्जाम कहलाते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। आमतौर पर अचानक जो सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाता है, क्लास टेस्ट ले लिया जाता है, हर 3-3 महीने में जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं जिनको बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं और जो दूसरी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रहती हैं, वो सब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के भाग होते हैं। अधिगम का आकलन में तो
समेटिव बताया मैंने। अधिगम के लिए आकलन में योगात्मक की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट या अधिगम के लिए जो आकलन किया जाता है, ये सत्र के दौरान किया जाता है, या अधिगम जब चल रहा होता है, जब पढ़ाई चल रही होती है, पाठ्यक्रम समाप्त नहीं होता है, तब बीच बीच में लिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो शिक्षक को ये पता चल जाता है कि बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो उनके ठीक प्रकार से समझ में आया है या नहीं। दूसरा, बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमें अच्छी प्रकार से याद हुआ या नहीं, या हम समझ पाए या नहीं। अभिभावकों को ये पता चल जाता है कि उनके बच्चों का जो डायरेक्शन है पढ़ाई के प्रति वो किस तरफ जा रहा है, कहीं रुक तो नहीं गया, जो डेवलपमेंट है वो रुक तो नहीं गया। प्रायः एक से ज़्यादा बार ये परीक्षाएं ली जाती हैं। 4 तो मैंने सीधा सीधा बता दिया है, 3-3 महीने की परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं और सरप्राइज टेस्ट वगैरह जो लिए जाते हैं, या एक्टिविटीज़ जो ली जाती हैं, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सभी तरह की जो भी उसमें प्रायोगिक या सैद्धांतिक या शारीरिक गतिविधि से संबंधित जितने भी तरह के आकलन किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में इन सभी चीज़ों का मेंशन किया जाता है, तो कई बार ली जाती है। अंत में लेने के बजाय इनको बीच में लेते हैं। अगर अंत में लेंगे तो समेटिव हो जाएगा, बीच बीच में लेते हैं इसलिए वो फॉर्मेटिव है कि बार बार थोड़ा थोड़ा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन परीक्षाओं को लिया जाता है। विद्यार्थी वास्तव में समझ जाते हैं कि उनको क्या सीखना है। जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट आता है तो बच्चों को पता चल जाता है कि मान लीजिए अभी तो 2 ही एक्सरसाइज हुई हैं या 2 ही चैप्टर हुए हैं, मेरे जो है मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो अगले में मुझे इम्प्रूव करना है। साथ के साथ इन जो चैप्टर्स मेरे कम आए इनको भी मुझे इम्प्रूव करना है। एक साथ खूब सारा इम्प्रूव करने के बजाय वो थोड़ा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर दिया जाता है। उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है ये भी बच्चों को पता है कि टीचर या पेरेंट्स या मैं खुद अपने आप से क्या अपेक्षा करता हूँ, और मुझे मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप या टीचर या पेरेंट्स की अपेक्षाओं के अनुरूप मुझे खरा उतरने के लिए और क्या करना चाहिए। साथ के साथ टीचर, पेरेंट्स या जो दूसरे पीयर्स होते हैं वो भी उन लोगों को सलाह देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं कि तुम इस प्रकार से अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो क्लास के जो पाठ्यक्रम चल रहा होता है उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल से जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक जो परीक्षाएं लेता है या टेस्ट लेता है, उनका स्वरूप एक तरह से इन्वेस्टिगेबल होता है, कि वो ये जांचना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि बच्चों का अधिगम का स्तर क्या है, विद्यार्थी क्या जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, और पूर्व धारणाएं उनकी क्या हैं, वो मेरे पढ़ाने के बाद बदली या नहीं बदली या वैसी की वैसी हैं, और उनके ज्ञान में और मैंने जो सिखाया, उनकी पूर्व धारणाओं में और मैंने जो सिखाया उसमें कोई गैप तो नहीं है, वो गैप फिल हुआ या नहीं हुआ, या अभी तक वहीं पर उसी को विचार कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क में वही बातें अभी तक हैं जो पढ़ाई अध्ययन करने से पहले थी। विद्यार्थियों के अधिगम की प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं, वो जो इन प्रतिक्रियाएं देते हैं इन टेस्ट में, इन परख में, परीक्षाओं में, उनके संदर्भ में शिक्षक जितनी भी सूचनाएं एकत्रित करता है वो सब इन्हीं फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही करता है, जो छोटी छोटी परीक्षाएं लेता है। और आमतौर पर इनको निदानात्मक परीक्षण भी कह देते हैं, कि शिक्षक निदान कर लेता है कि 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसके बाद उसने एक परीक्षा ले ली, तो उसको ये पता चल जाता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, ये भी उसके साथ पता चल जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वो एकत्रित करता है इन परीक्षाओं के माध्यम से, उनके आधार पर यह निर्धारित कर सकता है कि उन्हें विद्यार्थी के अधिगम को और उन्नत करने के लिए क्या प्रयास करने हैं, क्या उनको एक्टिविटीज और करनी पड़ेगी, क्या नई रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। यह विद्यार्थियों के लिए वर्णनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने का भी अवसर प्रदान करता है, कि विद्यार्थियों को और ज़्यादा सहयोग दे, विद्यार्थी भी अपना स्वयं का आकलन कर सकें। और जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में पढ़ाना है, इंडिविजुअल पढ़ाना है, उसके आधार पर शिक्षक निर्णय ले लेता है। निर्देशनात्मक रणनीतियाँ जो होती हैं, शिक्षक की कक्षा की अध्यापन रणनीतियाँ होती हैं, उनको में वो सुधार कर सकता है। जो संसाधन मौजूद हैं उनका वो सही प्रकार से उपयोग कर सकता है। अगर उनको और अधिगम को उन्नत करने के लिए संसाधनों की किसी प्रकार की कमी है तो उनको वो एकत्रित कर सकता है, उनका वो निर्माण कर सकता है, खरीद सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है। तो यहाँ ये बहुत क्लियर होता है कि अधिगम के लिए आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो बीच बीच में लिया जाता है। ये शिक्षक के लिए सहायक होता है, बच्चों का अधिगम का स्तर वो बार बार जानता रहता है, एक साथ साल भर बाद जाने का उसके बजाय वो बीच बीच में जब उनको चेक करता रहता है तो उसको स्टेटस पता चल जाता है, अपने खुद की रणनीतियों की सफलता या असफलता का भी पता चल जाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही प्रकार से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं, या मेरे पढ़ाई का बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है।
दूसरा इन्वेस्टिगेबल भी होता है कि वो जान पाता है कि कहाँ कमी है और क्या नहीं है। निदानात्मक परीक्षण भी का स्वरूप भी लगभग ऐसा होता है कि 2 पाठ अगर पढ़ा लिए तो उसको जब टेस्ट लेगा तो उसको पता चल जाता है कि आमतौर पर बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, बच्चों को कहाँ समस्याएं आ रही होती हैं, वो पता चल जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट या अधिगम के लिए आकलन शिक्षक छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी करता है। प्रेरणा चाहे नकारात्मक रूप से दी जाए चाहे सकारात्मक रूप से दी जाए, लेकिन वो बच्चे प्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। कुछ अधिगम के लिए जो आकलन होता है उसका मूल उद्देश्य भी होता है कि बच्चे बीच बीच में अच्छा करने के लिए प्रेरित होते रहें। जब कम नंबर आते हैं तो शिक्षक उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की आलोचना की जाती है, चाहे पेरेंट्स हों चाहे शिक्षक हों, नहीं यार तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, थोड़ा ढंग से करना। तो ये एक तरह से ऐसा होता है कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि मैं अब की बार थोड़ा और अच्छा करूँगा। दूसरा, अधिगम के लिए प्रतिबद्ध होते हैं बच्चे कि अब मुझे और अच्छे से सीखना है, इसलिए इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का नॉर्मली प्रयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा। जब शिक्षक के आकलन का फोकस अधिगम ही होता है और शिक्षक ये तय कर ले कि मुझे जो असेसमेंट करना है वो केवल लर्निंग के लिए करना है कि बच्चों ने कितना लर्न किया या बच्चे और लर्न कर पाए, तो वो कक्षा का जो कल्चर होता है पूरा उसको बच्चों की सक्सेस में चेंज कर देता है कि वो कक्षा का क्लासरूम कल्चर ही इस तरह से बना देता है कि बच्चे प्रेरित हों, मोटिवेट हों, रीइंफोर्स्ड हों कुछ अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे मेन चीज़ होती है कि जब शिक्षक अधिगम के लिए आकलन करता है तो कई तरह से अधिगम होता है, यानी कि हमको असेसमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ सीख पाएँ। तो असेसमेंट के लिए जब बच्चा देखता है कि मैं सीख पाया कि नहीं पाया, तो वो उसका लिए भी असेसमेंट लर्निंग के लिए हो रहा है। शिक्षक भी ये देता है कि मैंने जो मैंने पाठ पढ़ाया उसका असेसमेंट कुछ इस तरह से करूँ कि मुझे पता चल जाए कि बच्चों ने अधिगम किया है कि नहीं किया है, तो उस अधिगम के लिए मुझे और क्या प्रयास करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें शिक्षक करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्लासरूम कल्चर कुछ इस तरह का बना देता है कि बच्चे अधिगम के लिए स्वतः स्फूर्त और स्वतः प्रेरित और स्वतः प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अधिगम के लिए जो आकलन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये अधिगम के लिए आकलन का जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलती रहती है। इसमें शिक्षकों को निम्नलिखित आधार या कुछ आधार है जिनके आधार पर बच्चों के साथ संवाद कायम करना चाहिए। पहला तो निर्देशों को क्रमबद्ध कर ले, कि बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जा रहा है उसमें हमको क्या करना चाहिए। जो भी निर्देश हमको उस परीक्षा से संबंधित दिए जाने हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए, उनका क्रम निर्धारित होना चाहिए कि कितने देर की परीक्षा होगी, कितने अंक आएंगे, कितने चैप्टर्स में से आएगा, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको इनके उत्तर किस तरह से देने हैं। तो उन सबका एक क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए जो बच्चों को एक के बाद एक सीरियल वाइज पढ़ते रहें। यानी समय से संबंधित अगर निर्देश हैं तो वो एक साथ दे दिए जाएँ, पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश हैं तो वो एक साथ दे दिए जाएँ, पाठ्यक्रम से जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित कोई निर्देश हैं तो वो एक साथ दे दिए जाएँ, उत्तरों का प्रकार, प्रकृति या शब्द सीमा से संबंधित निर्देश हैं तो वो एक साथ दे दिए जाएँ। इस प्रकार का क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी तरह का भ्रम या कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। दूसरा, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उनको उनकी जो विशेष अधिगम आवश्यकता है उनकी पहचान भी कर लेनी चाहिए। जब हम पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हम एक लेसन प्लान बनाते हैं, उस लेसन प्लान में हम पहले से अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर ही उद्देश्य लिख देते हैं कि बच्चे ये कर सकेंगे, बच्चों में ये इस तरह के विकास हो सकेंगे, ये हम तय कर लेते हैं। तो उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षक को जो असेसमेंट फॉर लर्निंग वो करता है वो अधिगम आवश्यकताएं उनकी उन्हीं चीज़ों को आकलन करना चाहिए जो उनकी आवश्यकता है। ऐसी किसी भी चीज़ का आकलन नहीं करना चाहिए जो बच्चों की अधिगम के लिए आवश्यकता नहीं है। तो उन अधिगम के लिए जो बच्चों की आवश्यकता है अधिगम से संबंधित, उनके आधार पर ही उसको अपना पूरा टेस्ट का प्रारूप या टेस्ट बनाना चाहिए। तीसरा जो उसको ध्यान रखना चाहिए वो सामग्री और संसाधनों का चयन पहले ही कर लेना चाहिए कि मैं कौन कौन सी सामग्री इस आकलन के लिए उपयोग करूंगा, कौन कौन से संसाधन मुझे आवश्यक रहेंगे, वो सब पहले होना चाहिए। मान लीजिए गणित पढ़ा रहा है, ग्राफ बनाने का पेपर है और उसने बच्चों को ग्राफ उपलब्ध नहीं कराया है तो फिर वो आकलन नहीं हो पाएगा। अगर उनको कोई प्रयोग करना है तो प्रयोगात्मक परीक्षा है तो प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ आवश्यक रहेंगी उनका एकत्रीकरण पहले कर लेना चाहिए और उनके साइज का, मात्रा का, इन सब का चयन भी पहले कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों हेतु व्यक्तिगत रूप से अलग अलग शिक्षण और रणनीतियों का निर्माण कर लेना चाहिए।
चाहिए कि हर विद्यार्थी के लिए मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग थी, तो मेरी असेसमेंट स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होनी चाहिए। एक ग्रुप, पूरा ग्रुप, इसका असेसमेंट मैं इस तरह से करूँगा, इसका असेसमेंट मैं इस तरह से करूँगा। अधिगम में आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए हर बच्चे को अधिगम करने के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए। मान लीजिए उसने, शिक्षक ने आकलन कर भी लिया है, कुछ बच्चों की अच्छी ग्रेड्स आएंगी, कुछ बच्चों की अच्छी ग्रेड्स नहीं आएंगी, तो जिनकी ग्रेड्स अच्छी नहीं है उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अधिगम अच्छी तरह से कर पाएँ, उनका अधिगम प्रॉपर हो सके, और ऐसे तरीके या ऐसा तंत्र, ऐसा वातावरण वो विकसित करें कि सभी बच्चे समान रूप से अधिगम कर सकें और सभी बच्चों को अधिगम करने के लिए समान अवसर भी प्राप्त हो। एक और जो चीज़ ध्यान रखनी है, विद्यार्थी तत्काल प्रतिक्रिया दे सकें। विद्यार्थियों को शिक्षक तत्काल प्रतिक्रिया दे दे। अगर किसी तरह का भ्रम है बच्चों को, या बच्चों की कोई जिज्ञासा है उस अधिगम से संबंधित, तो उनका तुरंत समाधान कर दे, और साथ के साथ उनको दिशा भी प्रदान कर दे कि आपको इस तरह से करना है। मान लीजिए प्रश्न किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा अधिगम के दौरान या आकलन के दौरान, तो अगर बच्चा पूछता है तो उसको ये बता देना चाहिए कि इस प्रश्न में इस तरह से की बातें पूछी गई हैं और आप इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। तो वहाँ पर बच्चे का भ्रम दूर हो जाता है, वो जो चीज़ चाही गई है शिक्षक द्वारा उसके आधार पर अपने उत्तर को आकार प्रदान कर सकता है। हमारा आज का तीसरा बिंदु है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ये जो प्रक्रिया है दोनों प्रक्रियाओं के साथ चलती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी, असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ भी चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी जो होता है एक लर्नर के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में खुद के विषय में ये जानने में सक्षम हो जाता है कि वो कैसे सीख सकता है, कौन सी रणनीति वो अपनाए कि उसका अधिगम इम्प्रूव हो सके। इसी प्रकार वो मेटाकॉग्निटिव बन जाता है कि जिसमें खुद की विचार और खुद की प्रक्रियाओं को जानने का उनमें क्षमता आ जाती है, खुद की विचार प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता आ जाती है। साथ के साथ उनमें ये क्षमता भी आ जाती है कि वो अपने लर्निंग टेक्निक्स को डिसाइड कर पाएँ कि मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ। विद्यार्थी नियमित रूप से खुद का ऑब्जर्वेशन करते हैं, खुद के कार्य पर फोकस करते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, खुद के कार्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, और साथ के साथ वो खुद के आकलन या जो उनके सहकर्मी, दोस्त, सहपाठी वगैरह होते हैं उनके द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि उनके आकलन का स्टेटस क्या है और उनको अपने अधिगम को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। साथ के साथ वो ये भी तय कर पाते हैं कि मुझे जितना लर्न हुआ है उसके आधार पर मैं आगे वाली कक्षा जो होती है, अगली स्टेज जो होगी वो मेरी क्या होगी, कि मैं क्या कर पाऊँगा और मैं क्या इम्प्रूव करूँ अपने आप में कि मैं अपनी मन चाही या वांछित स्टेज में पहुँच सकूँ। तो अधिगम के रूप में जो आकलन किया जाता है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम और भविष्य की दिशाओं का जो ऑब्जर्वेशन होता है उनके लिए निर्णय ले सकते हैं कि मेरा लर्निंग लेवल इतना है और मैं आगे जाकर इन सब्जेक्ट में ज़्यादा सफल हो पाऊँगा, और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे कम समझ में आते हैं या मुझे इनमें कठिनाई होती है, तो मैं इन सब्जेक्ट से बचने की कोशिश करूँ, वही मेरे भविष्य के लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थी अधिगमकर्ता के रूप में जो खुद का ऑब्जर्वेशन करता है या जो मेटाकॉग्निटिव कंडीशन में वो आता है, अपने आप को मेटाकॉग्निटिव बनाता है, उसमें वो जिन चीज़ों पर फोकस करता है वो ये होता है कि जो कंसेप्ट उसने सीखे हैं या जो स्किल उसमें आनी चाहिए उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि उनके ऑब्जेक्टिव के बेस पर मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मेरा लर्निंग का लेवल है वो किस लेवल, कहाँ तक पहुँचना चाहिए था। दूसरा वो सोचता है कि मुझे इन कंसेप्ट या स्किल्स के बारे में कितना पता है। तीसरा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी, ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं जो मुझे यह कंसेप्ट और स्किल्स को सीखने में मदद कर पाएंगी और मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा। चौथा, वो देखता है क्या मैं इन कंसेप्ट को समझ पा रहा हूँ, अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और फिर भी अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो मुझे क्या निर्णय लेने हैं, मेरे काम में जो सुधार है, मेरे स्किल डेवलपमेंट में या मेरे लर्निंग लेवल के इम्प्रूवमेंट में जो सुधार होने चाहिए उसके क्या मापदंड होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके लिए। और एक और चीज़ कि मैंने जो अपने लिए निर्धारित लक्ष्य थे उनको प्राप्त कर लिया है या मैं उनको कर पाऊँगा, क्या मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाऊँगा, क्या मेरा बौद्धिक स्तर या मेरा लर्निंग लेवल इतना इम्प्रूव्ड है कि मैं ये कर पाऊँगा, या मेरे पास क्या इतना समय है कि मैं इतना लर्न कर सकूँ, मेरी जो एनवायरनमेंट है क्या मैं उसमें इसको पूरा कर पाऊँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सीख करके निर्णय लेता है कि उसको इस दिशा में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और नहीं बढ़ना है तो उसकी ऑल्टरनेट जो दिशा है वो क्या होगी। ये सब करने के बाद वो आगे के लिए निर्णय लेना प्रारंभ करता है।
प्रश्न है, अधिगम के रूप में आकलन में शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिगम के रूप में जब आकलन किया जाता है तो शिक्षकों को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो है कि सेल्फ असेसमेंट के कौशल सिखाने के लिए विद्यार्थियों को एक मॉडल प्रस्तुत कर सके। विद्यार्थी स्वयं की गति से, स्वयं के आधार पर, स्वयं के पास उपलब्ध समय पर लर्निंग कर सकें, अधिगम कर सकें, उसके लिए एक मॉडल उसको प्रस्तुत करे, जो उदाहरण दे, मार्गदर्शन करे। दूसरा, अपने स्वयं के लक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें कि विद्यार्थी अपने गोल सेट कर सकें खुद के, और उनकी प्रगति की निगरानी करें। विद्यार्थियों का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो प्रगति उनकी हो रही है, उसकी वो निगरानी करता रहे और समय समय पर उनको सलाह देता है। पाठ्यक्रम के परिणामों को प्रतिबंधित करने के वाले अच्छे अभ्यास और गुणवत्ता वाले कामों के उदाहरण दें कि जो पाठ्यक्रम पूरा है, जो कंटेंट है, सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें कौन सी चीज़ें ईजी हैं, कौन सी चीज़ें कठिन है, कौन सी चीज़ को पढ़ने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी चीज़ को पढ़ने के लिए इससे पहले क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको लर्न करने के तरीके क्या होने चाहिए, ये सब वो एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करें। अच्छे अभ्यास के लिए स्पष्ट मानदंड या क्राइटेरिया विकसित करें और छात्रों के साथ काम करने में स्वयं को इंडल्ज करें। विद्यार्थी अगर कुछ अच्छा काम करे तो उनके साथ खुद को, इसके साथ ही विद्यार्थियों की स्वयं की सोच को वैलिड करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें अपना आंतरिक प्रश्न पोषण भी प्रदान करें। विद्यार्थी जो है सेल्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप कर सकें, अपने आप से ही प्रश्न पूछें, अपने आप को ही मॉनिटर करें, अपने खुद की प्रगति का वो आकलन करें और अपने आप को निर्देशित करें, अपने आप को दिशा प्रदान करें। जो कुछ भी नया हो उसको सीखने के लिए विद्यार्थी तत्पर हो सकें, प्रेरित हो सकें, कुछ ऐसा मॉडल उसको विकसित करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए नियमित और चुनौतीपूर्ण अवसर उनको प्रदान करने चाहिए शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए, ताकि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास दृढ़ हो सके, सक्षम हो सकें और खुद का मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट वो कर सकें। तीसरा, जो एक और जो चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए, विद्यार्थियों की ज्ञानवर्धक प्रक्रियाओं के साथ साथ उनके अधिगम की निगरानी भी करे, ऑब्जर्वेशन करे और वर्णनात्मक प्रतिक्रिया उनको प्रदान करे, उनको डिटेल्ड फीडबैक दे, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे, छोटा मोटा फीडबैक या सांकेतिक फीडबैक ना प्रदान करे। और एक और चीज़, एक ऐसा माहौल विकसित करें कि विद्यार्थियों के लिए अवसर प्राप्त करना सुरक्षित हो और उनको जहाँ समर्थन आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी हर विद्यार्थियों को अधिगम प्राप्त करने के लिए, अधिगम के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें। तब जो चीज़ होती है अधिगम के रूप में आकलन होता है, शिक्षक का भी होता है, विद्यार्थियों का भी होता है। और ये प्रक्रिया है अधिगम के का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, दोनों के रूप साथ साथ चलती है, जिसको अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यहाँ टॉपिक समाप्त होता है। हमने आज 3 बिंदुओं का अध्ययन किया, जिसमें एक था अधिगम का आकलन, दूसरा था अधिगम के लिए आकलन और तीसरा था अधिगम के रूप में आकलन। मुख्यतः 2 बिंदु थे, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम का आकलन, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये हम बिल्कुल सत्र जो पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाता है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद किया जाता है। अधिगम के लिए जो आकलन होता है, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये बीच बीच में जो पाठ्यक्रम चल रहा होता है उसके बीच बीच में कुछ जो छोटी छोटी परीक्षाएं ली जाती हैं, वो अधिगम के लिए आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन में जितने भी प्राप्तांक आते हैं वो समेटिव असेसमेंट में भी सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किए जाए। तीसरा जो हमने स्वरूप पढ़ा है वो अधिगम के रूप में आकलन है, कि जिसमें विद्यार्थी खुद की क्षमताओं को देख पाते हैं कि मैं कितना सीख पाया हूँ, मेरी सीखने की क्षमताएं क्या हैं, जो मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ उसमें मैं सीख पाऊँगा या नहीं, ये विषय मेरे समझ में आएगा या नहीं, मुझे भविष्य में कौन कौन से विषय तय करने हैं या कौन से विषय चयन करने हैं, इनका वो निर्णय कर पाता है। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे जो मैसेज बॉक्स है उसमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।